नमस्कार। डेफोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुखदेव गिलेरी। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो जो टॉपिक है वो है भारत के भूगोल से या इंडिया ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी वर्ल्ड ज्योग्राफी में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। आज हम लोग बात करते हैं इंडिया ज्योग्राफी में इंडिया की क्लाइमेट या क्लाइमेट ऑफ इंडिया या भारत की जलवायु। भारत की जलवायु जो है ये भारत के भौतिक अगर हम बात करें या भारत की जो प्राकृतिक विशेषताओं है उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यानी कि भारत की प्राकृतिक विशेषताएं हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम लोग भारत की जैसे पढ़ते हैं भारत का भौतिक स्वरूप है, भारत की अपवाह तंत्र है या भारत की जलवायु है। तो हम लोग अपवाह तंत्र और भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत की जलवायु के बारे में कि जो भारत की जलवायु है इससे संबंधित हम लोग जो बात करेंगे उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो रीट के संदर्भ में भी अगर हम बात करें तो पीछे जो रीट के 2-3 पेपर हुए, चार्टेड या रीट हो, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं। जैसे कि पश्चिमी विक्षोभों से जो बारिश होती है कि शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है, ये क्वेश्चन आया था शायद 2012 में। इसके अलावा जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पश्चिमी विक्षोभ है जो भारत में शीतकालीन या उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा करते हैं ये कहां से उठते हैं, जिस भूमध्य सागर से, ये क्वेश्चन भी आया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो उठते रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनते हैं वो भी हम लोग साथ साथ में डिस्कस करेंगे और हम लोग साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि जलवायु जो है भारत की इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको समझनी। अब एक चीज यहां पर आपको ध्यान देनी है कि इससे पहले जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो थोड़ा सा फैक्चुअल था या हम यूं कहें कि तथ्यों पर आधारित था। उसमें आपको तथ्य याद करने थे। लेकिन भारत की जलवायु ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका जो है वो कॉन्सेप्चुअल है या हम यूं कहें कि इसके अंदर आपको चीजें समझनी ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको केवल समझनी है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर ये चीजें समझ ली तो फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों ने रट्टा मारने की कोशिश की तो फिर आपकी ये चीजें हैं वो छूट जाएगी या समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो है वो समझाने का काम ज्यादा होगा और यहाँ पे रटवाने का या फैक्ट रटने का काम है वो काफी कम होगा। तो ये काफी लंबा टॉपिक भी है। भारतीय जलवायु में कई सारे वीडियो बनेंगे और इसको आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा। एक वीडियो अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप लोग दोबारा वीडियो को समझना, तीसरी बार देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं भारत की जलवायु। इससे पहले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफोडिल ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जलवायु का पाठ कैसा लगा। अब हम लोग शुरू करते हैं जलवायु या क्लाइमेट। जलवायु या क्लाइमेट होती क्या है, क्लाइमेट या जलवायु। यहां पर यह चीज हमें सबसे पहले समझनी है कि क्लाइमेट या जलवायु क्या होती है। तो जलवायु की परिभाषा में यहां पर लिखूंगा क्योंकि ये चीज जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। जलवायु जो होती है वो किसी विस्तृत क्षेत्र में, किसी विस्तृत क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का लंबे समय किसी विस्तृत क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का लंबे समय का योग होती है। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी कि जलवायु या क्लाइमेट जो किसी विस्तृत क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं, यहां पर आएगा वायुमंडलीय दशाओं का लंबे समय का योग होती है। अब यहां पर दो चीज समझनी है कि लंबे समय कितना समय और वायुमंडलीय दशाएं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि वायुमंडलीय दशाएं जो है वो कौन कौन सी होती है। तो जो वायुमंडलीय दशाएं होती है उसमें तापमान, उसमें वर्षा, इसमें आर्द्रता या नमी, इसमें वायु दाब, वायु की दिशा,
वायु की गति, ये सारी चीजों को शामिल किया जाता है। इनको मिलाकर के क्या बनता है, इन सभी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दशाएं। वायुमंडलीय दशाएं, इन दशाओं का लंबे समय का जो योग होता है, या इन दशाओं को लंबे समय का जो जोड़ करके हम लोग जो औसत निकालते हैं, उसको किसी स्थान की जलवायु कहते हैं। अब लंबे समय में भी यहां पर आपको ध्यान रखना है कि लंबा समय अगर हम बात करें कितना समय होगा, तो इसमें लगभग 35 वर्ष कहते हैं, या कई जगह कह देते हैं कि लगभग 30 से 35 वर्ष की दशाओं का योग। अगर हम एग्जैक्ट बात करें कि सही कितना होगा, तो WMO वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या विश्व मौसम विज्ञान विभाग, विश्व मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 31 साल इसको माना जाता है कि विश्व मौसम विज्ञान विभाग या WMO वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 31 वर्ष की वायुमंडलीय दशाओं का जो योग होता है, वो किसी विस्तृत क्षेत्र में जलवायु कहलाता है। तो जलवायु के लिए एक तो क्षेत्र विस्तृत बड़ा होना चाहिए, और वायुमंडलीय दशाएं जो है, ये जो है तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुदा, वायु की गति, वायु की दिशा, इनका लंबे समय का 30 से 35 वर्ष, या सही में बात करें तो 31 वर्ष का योग होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी स्थान की जलवायु बोलते हैं। अब बात करते हैं, इसी की तरह एक और होता है मौसम। जलवायु और मौसम आम तौर पर हम लोग जो है वो इसमें फर्क नहीं समझते। वेदर, जलवायु और मौसम जो है इसमें बहुत फर्क होता है। मौसम की परिभाषा की हम अगर बात करें कि मौसम क्या होता है, तो इसकी परिभाषा होती है कि किसी, ये जैसे विस्तृत क्षेत्र हो तो इसका उल्टा हो जाएगा, किसी छोटे क्षेत्र या कम क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं, कम क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालीन या दैनिक परिवर्तन मौसम कहलाता है। अब यहां पर मौसम और जलवायु में अंतर भी स्पष्ट हो रहा है कि जलवायु किसी विस्तृत क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का लंबे समय का योग होता है, लंबे समय का परिवर्तन होता है। मौसम किसी छोटे या कम क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालीन या दैनिक परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। अब वायुमंडलीय दशाएं दोनों की सेम है कि जो वायुमंडलीय दशाओं की हम यहां पर बात करते हैं वो यही है जो यहां पर हम लोगों ने बात की थी। इनका क्षेत्र जो है वो इसका विस्तृत है, इसका कम या छोटा क्षेत्र होता है, इसमें परिवर्तन होता है, और समय इसमें लंबा समय होता है 30 से 35 से 31 वर्ष, और इसमें दैनिक भी हो सकता है। जैसे अगर हम लोग उदाहरण की दृष्टि से बात करें तो आज जैसे हम अभी बात करें तो जैसे मौसम बिल्कुल साफ है, धूप खिली हुई है, लेकिन थोड़ी देर में जैसे बादल हो जाए और उसके बाद बारिश हो जाए, तो मौसम जो है वो कुछ पलों में ही या कुछ मिनटों में ही बदल गया, यानी कि साफ मौसम से बादलवाई हो गई, उसके बाद में रेनी हो गया यानी कि बरसाती मौसम हो गया, उसके बाद में फिर मौसम साफ हो गया, हो सकता है फिर जो है वो आंधी आ जाए। इस प्रकार से दिन में कई बार मौसम है वो बदलता है, और ये भी हो सकता है कि एक क्षेत्र में यानी कि एक गांव एक शहर के एक हिस्से में बारिश हो रही हो, दूसरे हिस्से में ना हो रही हो, तो कम क्षेत्र में परिवर्तन होता है। एक हिस्से में आंधी आ जाए, दूसरे हिस्से में ना आए, एक हिस्से में बादल हो रखे हैं, एक हिस्से में साफ मौसम है। तो इस प्रकार से बहुत छोटे क्षेत्र में वायुमंडलीय दशाओं, हो सकता है तापमान परिवर्तित हो जाए, हो सकता है वर्षा होने के कारण वायु दाब, आर्द्रता इनमें परिवर्तित हो जाए। तो ये जो दशाएं हैं मौसम, इनमें से एक दशा या दो दशा के कारण भी बदल सकता है, लेकिन जो जलवायु होती है वो इनका सबका एक मिश्रण होती है। तो ये वायुमंडलीय दशाएं जो है वो मिलकर के मौसम और जलवायु को निर्धारित करती है, या हम यूं कहें कि मौसम और जलवायु को जो है वो
इनके कारण ही बनती है। तो ये अल्पकालीन योग होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मौसम और जलवायु में फर्क क्या होता है। ठीक है, जलवायु आपको पूछा जाए तो किसी विस्तृत क्षेत्र के लंबे समय की वायुमंडलीय दशाओं का योग होता है। अब इसका मतलब क्या है कि वायुमंडलीय दशाओं का कैसा योग होता है। अगर हम बात करें, जैसे हम लोग किसी भी स्थान का तापमान लेते हैं, तो तापमान का मतलब जैसे कि अब 2020 चल रहा है, तो किसी भी स्थान का आज हमें अगर तापमान निर्धारित करना है कि किसी भी स्थान का औसत तापमान क्या होगा, तो हम पिछले 35 वर्षों के डाटा ले लेंगे। 1985, 86, 87, 88, 89, 90 इस प्रकार से हम लोग ले लेते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि 1985 में टेम्परेचर जो है औसत तापमान 26 डिग्री था, फिर 86 में ये 26.2 हो गया, फिर 87 में ये जो है वो 25.9 हो गया, फिर 2019 में यह जो है वो 26.3 हो गया। इस प्रकार से हम औसत निकालते हैं कि पिछले 35 वर्षों में ये जो है तापमान की जो औसत रही वो 26.9.7 या इस प्रकार से रही, या हम कहें कि 26.9 रही। तो ये औसत क्या हो जाएगी, पिछले 35 वर्षों का जो तापमान किसी भी स्थान का किसी भी क्षेत्र का औसत क्या है, 26.9 है। इसी प्रकार से वर्षा निकालते कि 1985 में भारत में 110 सेंटीमीटर वर्षा हुई, 1986 में 75 सेंटीमीटर हुई, 87 में फिर 125 सेंटीमीटर हुई, 88 में फिर 95 सेंटीमीटर हो गई। इस प्रकार से हम औसत निकालते हैं, तो वर्षा का औसत जो है भारत का वो 118 सेंटीमीटर निकलता है। इसी प्रकार से आर्द्रता की बात करते हैं, तो किसी भी स्थान के पिछले 35 वर्षों के आंकड़ों का हम लोग आकलन करते हैं। वायु दाब का हम लोग लंबे समय का आकलन करते हैं। इसी प्रकार वायु की दिशा पिछले 35-30 वर्षों से किस क्षेत्र में कौन कौन सी दिशाओं से वायु बहती रही। जैसे भारत में मोटे तौर के ऊपर दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें आती है ग्रीष्म काल में, और शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून पवनें जो है वो चलती है। इसी प्रकार जो है वायु की दिशा गति कितनी रहती है, तो हम लोग अनुमान लगाते हैं पिछले 35 वर्षों में वायु की गति जो है इस प्रकार से रही। तो ये जो सारा का सारा जो एक योग होता है इसका, वो किसी भी स्थान के वायुमंडल और किसी भी स्थान का जो है वो जलवायु को निर्धारित करते हैं। और मौसम जो है इनमें से किसी एक या किसी दो तत्वों के कारण भी दैनिक परिवर्तन हो सकता है, बहुत कम समय में परिवर्तित हो सकता है। अब मौसम में परिवर्तन तो हम रोज पढ़ते हैं कि आज जो है वो मौसम बदलाव है, आज जो है वो गर्मी बहुत है, आज गर्मी कम है, आज बारिश आएगी, आज बादल छाए हुए हैं, इस प्रकार की चीजें सुनते हैं। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं सुनते कि आज जलवायु में परिवर्तन हुआ है। आज तो तापमान में जो है वो हम लोग यूं नहीं कह सकते कि तापमान के कारण आज तो जलवायु बदल गई। इसमें कई सालों का आंकड़ा होता है। लगभग जो है वो हम लोग अगर आकलन की बात करें तो ऐसा कहते हैं कि 1950 में धरती का तापमान इतना था, 2000 में इतना हो गया, 2050 में इतना होने की संभावना है। इसी प्रकार से वर्षा जो है वो 1970 में औसत इतनी थी, 2020 में इतनी होगी। तो वर्षा में परिवर्तन आया है, तापमान में परिवर्तन आया, इसके कारण हम लोग बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन जो है वो धरती के ऊपर हो रहा है। तो वो जलवायु परिवर्तन के लिए हम लोग लंबे समय का संदर्भ देते हैं, लेकिन मौसम के लिए हम इस प्रकार का संदर्भ नहीं देते। तो ये तो बात होती है जलवायु और मौसम की। हम लोग अगर बात करें तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मौसम और जलवायु जो है वो तो सब जगह ही एक जैसी होती है। तो मौसम और जलवायु में फर्क जो है वो आप लोगों ने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं कि भारत की जलवायु जो है वो कैसी है। भारत एक विशाल क्षेत्र है और भारत में जो है वो किस प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है, या किस प्रकार की जलवायु है वो निर्धारित की गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भारत की जो जलवायु है वो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। भारत की जो जलवायु है वो है उष्ण कटिबंधीय मानसून या ट्रॉपिकल मानसून जो क्लाइमेट है वो भारत में पाई जाती है। अब यहां पर एक चीज जो है वो समझने वाली है कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी कैसे है। क्या भारत उष्ण कटिबंध में पड़ता है? यहां पर आपको ये चीज समझनी है, ग्लोब की संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत जो है वो उष्ण और शीतोष्ण दोनों गोलार्धों में पड़ता है। जैसे ये है भूमध्य रेखा, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। अब उष्ण कटिबंध क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, हम थोड़ा सा इस पे बढ़े।
ये होती है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ये है 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। कर्क रेखा, मकर रेखा। इसके बाद में एक रेखा होती है 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। एक होती है 66.5 डिग्री साउथ, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त, क्योंकि दक्षिणी जो ध्रुव है वहां पर अंटार्कटिक महासागर और अंटार्कटिक जो महाद्वीप है वो पड़ता है, इसके लिए इसको हम अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। यहाँ पर आर्कटिक महासागर पड़ता है, इसके लिए आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और ये है 90 डिग्री नॉर्थ, इसे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। यहाँ पे जो 90 डिग्री साउथ है इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल। इस प्रकार से हमारी धरती को भी कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं होती है, 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब जो कर्क और मकर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है, यह जो क्षेत्र है यहां से लेकर के और यहां तक का ये जो क्षेत्र है, ये है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध कर्क और मकर रेखाओं के बीच यानी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंध। इसके बाद में 23.5 से 66.5 के बीच का कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। यहां पर भी और यहां पर भी शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 से 90 डिग्री यानी कि ये जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं शीत कटिबंध, उत्तरी और दक्षिणी दोनों में शीत कटिबंध। ये होता है शीत कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध कर्क और मकर रेखाओं के बीच सूर्य किरणें सारा साल लगभग लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर जो उष्ण कटिबंध यानी कि गर्मी ज्यादा पड़ती है। यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध है, सूर्य किरणें जो है वो तिरछी पड़ती है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो यहाँ पर गर्मी पड़ती है और यहाँ पर सर्दी पड़ती है। सब जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो यहाँ पर गर्मी पड़ती है, यहाँ पर सर्दी पड़ती है। जैसे अब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है तो भारत में गर्मी पड़ रही है, यानी कि यहाँ पे गर्म क्षेत्र है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो भारत में भयंकर सर्दी पड़ेगी, खासकर उत्तर भारत में। और यहाँ पर शीत यानी कि 66.5 के बाद में सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी हो जाती है, इसलिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पे सारा साल ठंड पड़ती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं शीत कटिबंध कहते हैं। तो इस दृष्टि से भारतीय जलवायु निर्धारित की गई है। भारत कहाँ पड़ता है हम लोग देखें तो जो भारत की स्थिति है वो यहां है। अब भारत की जो स्थिति है वो यहां इस प्रकार से है, यानी कि आधा भारत जो है वो पड़ता है कर्क रेखा के दक्षिण में। कर्क रेखा भारत को लगभग आधे यानी कि 2 भागों में बांट देती है, और आधा भारत जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि भारत के दक्षिण भाग में उष्ण कटिबंध है, उष्ण जलवायु है, और भारत के उत्तरी भाग में शीतोष्ण जलवायु है। अब यहाँ पर जो चीज हम लोग ऋतुओं में जाएं तो हम पढ़ेंगे कि दक्षिण भारत में स्पष्ट शीत ऋतु नहीं होती। मध्य प्रदेश के नीचे का जो क्षेत्र है या महाराष्ट्र के नीचे 23.5 डिग्री के नीचे जो है यहाँ पे स्पष्ट रूप से इतनी सर्दी नहीं पड़ती जितनी उत्तरी भारत में पड़ती है। कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, या मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग है, या उड़ीसा है, या जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती, यहाँ पे सारा साल गर्मी पड़ती, क्योंकि ये क्षेत्र क्या है उष्ण कटिबंध में है और समुद्री प्रभाव में है। लेकिन उत्तरी भारत में जो है वो गर्मियों में गर्मी ज्यादा पड़ती है और सर्दियों में सर्दी ज्यादा पड़ती है, क्योंकि उत्तरी भारत क्या है शीतोष्ण कटिबंध में है। तो ये कटिबंध का फर्क होता है कि ये जो क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है। तो हम लोगों ने जो भारत की जलवायु को निर्धारित किया है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी किया है। हालांकि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय पूर्णतः नहीं है, क्योंकि भारत का आधा भाग शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, आधा भाग उष्ण में पड़ता है। लेकिन हम लोगों ने भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय इसलिए निर्धारित किया है कि भारत के उत्तरी भाग में भी जहां पे शीतोष्ण कटिबंध है वहां पर भी गर्मी ज्यादा पड़ती है, लंबे समय तक गर्मी पड़ती है।
और बहुत कम समय तक सर्दी पड़ती है, इसलिए इसको हम उष्णकटिबंधीय मानते हैं। सर्दी तो मेनली अगर हम बात करें तो 3 या 4 महीने होते हैं, लेकिन गर्मी का जो दौर होता है वो 7-8 महीने चलता है, लंबा चलता है, इसलिए हम लोग जो उष्ण मानते हैं। दूसरा है मानसूनी। मानसूनी हम लोग इसलिए मानते हैं कि भारतीय जलवायु जो है उसके ऊपर मानसून का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। 6 महीने मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों का प्रभाव रहता है देश में, फिर मानसून पवनें चली जाती। तो मानसून पवनों के कारण भारत में, पूरे भारत में बारिश होती है, उसके ऊपर कृषि डिपेंड करती है। कृषि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव डालती है। यानी कि भारत का पूरा हम यूं कहें कि आर्थिक, राजनीतिक और जो सांस्कृतिक परिदृश्य है वो मानसून के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग भारतीय जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी मानते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका यहां से क्वेश्चन बन रहा है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो भारतीय जलवायु निर्धारित होगी कि भारतीय जलवायु जो है वो कैसी है, क्यों निर्धारित हुई है, क्योंकि भारत का जो भाग है वो उष्णकटिबंध में और शीतोष्ण में पड़ता है, लेकिन मानसून के ज्यादा इफेक्ट होने के कारण हम इसको उष्णकटिबंधीय मानसूनी भी मानते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये तो बात होगी जलवायु होती क्या है, वायुमंडलीय दशाओं के बारे में होगी, और जो भारत की जलवायु जो निर्धारित होती है उसके बारे में बात होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि भारत की जो जलवायु है इसके ऊपर कौन कौन से कारक है जो प्रभाव डालते हैं, या हम यूं कहें कि किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज जो है वो हमारे लिए समझनी जरूरी है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक या भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर इफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं। एक तो जलवायु को बनाने वाले जो तत्व होते हैं, एक जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अब यहाँ पर जो कारक हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहला जो कारक, सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वो होता है किसी भी स्थान की स्थिति, या हम यूं कहें कि अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार किसी भी स्थान का जो लेटीट्यूड होता है, अक्षांश जो होता है, वो उस स्थान की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो आपको यहां पर ध्यान में क्या रखना है कि सर्वाधिक प्रभाव डालता है अक्षांश। सर्वाधिक प्रभावित करता है, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि निम्नलिखित 4 कारक दिए थे उसमें, अक्षांशीय विस्तार, सागर तल से दूरी, समुद्र तट से ऊंचाई और उच्चावच, इसमें से सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है, तो वो प्रभावित करता है अक्षांशीय विस्तार। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे ग्लोब की दृष्टि से कि अक्षांशीय विस्तार कैसे प्रभावित करता है। तो आपको ध्यान देना है कि जैसे मान लिया ये अक्षांशीय दृष्टि से हम लोग बढ़ रहे हैं, ये निम्न अक्षांश है, ये उच्च अक्षांश है, इस प्रकार से हम बढ़ते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण। तो जैसे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच कोई भी देश स्थित है तो वो जो है वो अक्षांशीय दृष्टि से उष्णकटिबंध में पड़ेगा। अगर कोई 23.5 से 66.5 के बीच है तो वो शीतोष्ण कटिबंध में पड़ेगा। कोई 66.5 से 90 डिग्री के बीच अगर कोई देश स्थित है तो वो शीत कटिबंध में पड़ेगा। यानी कि अगर कोई देश यहाँ पर स्थित है 66.5 के बाद, तो वो सर्दी वहां पर पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि उसकी जो स्थिति है वो उसको प्रभावित कर रही है। जैसे कनाडा, अब कनाडा का मोस्टली जो उत्तरी भाग है वो इस 66.5 डिग्री के उत्तर में पड़ता है, इसलिए वहां पे बर्फ जमी रहती है। ग्रीनलैंड है, वहां पे बर्फ जमी रहती है। रूस का उत्तरी भाग है, साइबेरिया वाला, बर्फ जमी रहती है। यूरोप का उत्तरी भाग है, बर्फ जमी रहती है। कारण क्या है कि वो अक्षांशीय दृष्टि से उच्च अक्षांशों में पड़ते हैं जहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है। अब अगर हम लोग बात करें, अफ्रीका के देश है, दक्षिण अमेरिका के देश है, ब्राजील है, कोंगो है, ये जो देश है, कीनिया है, जायरे है, यहाँ पर जो है वो सारा साल गर्मी और हम लोग कहें कि उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता रहती है, उमस रहती है सारा साल और गर्मी रहती है। उसका कारण क्या है कि वो कहाँ है, उष्णकटिबंध में स्थित है। अब भारत में क्या है कि दोनों प्रकार की सिचुएशन होती है। उत्तरी भारत में गर्मी भी ज्यादा पड़ती है, सर्दी भी ज्यादा पड़ती है, लेकिन दक्षिण भारत में केवल जो है गर्मी पड़ती है, क्योंकि हम लोग अक्षांशीय दृष्टि से जो है वो इस प्रकार से स्थित है।
तो यहाँ पर अक्षांशीय जो प्रभाव है भारत में वो भी प्रभावित करता है। कैसे? जैसे भारत का जो विस्तार है वो मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अब भारत का जो दक्षिणी भाग है, केरल है, तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक हो गया या जैसे महाराष्ट्र हो गया, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है वो कहां पड़ गया? उष्ण कटिबंध में पड़ गया, सारा साल गर्मी पड़ती। लेकिन हम 37 डिग्री 6 मिनट जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र की बात करें तो ऊंचा क्षेत्र है, वहां पे क्या पड़ती है? ऊंचाई भी ज्यादा होने के कारण इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत इसकी बजाय ठंड पड़ती, क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो भारत में हम लोग दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो जलवायु में विषमता बढ़ती जाती है, क्योंकि एक तो समुद्र का प्रभाव नहीं होता, दूसरा अक्षांश का प्रभाव जो है वो यानी कि उच्च अक्षांशों की ओर हम बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाते जाते हैं गर्मी कम होनी शुरू हो जाती है या उष्णता कम होती है। तो भारत के दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो गर्मी है जो वो कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन वैसे तो गर्मियों में ज्यादा गर्मी पड़ती है उत्तरी भारत में, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, उसका भी एक प्रभाव होता है। लेकिन अक्षांशीय दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत का दक्षिणी भाग जो है वो उष्ण कटिबंध में सारा साल गर्मी वाला, लेकिन भारत का उत्तरी भाग जो वो शीतोष्ण है, जहाँ पे सर्दियों में सर्दी ज्यादा और गर्मियों में गर्मी ज्यादा पड़ती है। उसका कारण भी क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। तो अक्षांशीय विस्तार जो होता है वो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है सर्वाधिक। नंबर 2 कौन सा कारक है जो दूसरे नंबर में प्रभावित करता है? तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि सागर तट से दूरी। सागर तट से दूरी। अब समुद्र से दूरी हम बात करें तो यहां पर यह चीज भी आपको ध्यान देनी है कि अक्षांशीय विस्तार के बाद ये प्रभाव जो है वो ज्यादा पड़ता है कि अगर कोई क्षेत्र समुद्र के नजदीक है या समुद्र का जिन क्षेत्रों में ज्यादा प्रभाव होता है वहां पे समकालीन जलवायु पाई जाती है। समुद्री प्रभाव वाले क्षेत्रों में समकालीन जलवायु पाई जाती है। इसका कारण यह होता है कि सागर का जो जल होता है वो जैसे सूर्य की किरणें समुद्र में पड़ती है तो वो धीरे धीरे गर्म होता है, क्योंकि ऊपर का पानी गर्म हुआ, पानी नीचे चला गया, फिर ऊपर से नीचे ठंडा पानी आ गया, फिर गर्म पानी नीचे चला गया, ठंडा पानी आ गया, इस प्रकार से दोलन होता रहता है। तो जल के दोलायमान या गतिमान होने के कारण समुद्र का पानी ज्यादा गर्म नहीं हो पाता सूर्य किरणों से। इसी प्रकार जैसे रात होती है तो जैसे ही सूर्य की किरणें जो है वो पड़नी बंद होती है तो जैसे पानी ठंडा होना शुरू होता है तो वो भी एकदम से ठंडा नहीं हो पाता। इसलिए रात और दिन या हम यूं कहें कि दैनिक और वार्षिक तापांतर जो होता है समुद्र का वो बहुत कम होता है। रात और दिन के तापमान में समुद्र में 2 डिग्री का मैक्सिमम फर्क पड़ता है, 1 या 2 डिग्री का। लेकिन स्थल खंडों में ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे उत्तरी भारत में हम बात करें, अब जैसे हम लोग बात करें तो गर्मी ज्यादा पड़ती है, कई बार तापमान 45-50 तक चला जाता है, लेकिन रातों को वही तापमान 25, 27, 30 तक आ जाता है, यानी कि तापमान 20-25 डिग्री तक गिर जाता है। उसका कारण ये होता है कि स्थलखंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। जैसे सूर्य किरणें स्थल के ऊपर पड़ती है तो वो तब जाता है और वो गर्म हो जाता है, और जैसे सूर्य छिपता है तो सूर्य किरणें पड़नी बंद होती है तो वो स्थलखंड धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है? तापांतर ज्यादा पाया जाता है। तो समुद्र के जो भी क्षेत्र नजदीक स्थित होते हैं वहां की जलवायु सम होती है और समुद्र से दूर जाने पर जलवायु क्या होती जाती है? विषम होती जाती है। इसका उदाहरण है भारत का दक्षिणी भाग। भारत का दक्षिणी भाग 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके एक ओर अरब सागर है, एक ओर बंगाल की खाड़ी है और एक ओर हिंद महासागर है। इसके कारण क्या है कि जो दक्षिणी भाग है ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में सारा साल एक ही जैसी लगभग जलवायु पाई जाती है, समकालीन जलवायु पाई जाती है। लेकिन उत्तरी भारत जो है वहां पे समुद्र का प्रभाव कम है, क्योंकि समुद्र से दूर है, इसलिए यहाँ पे विषम जलवायु पाई जाती है। गर्मियों में गर्मी ज्यादा और सर्दियों में सर्दी ज्यादा पड़ती है। इसका कारण क्या है? उत्तरी भारत का समुद्र के नजदीक ना लगने के कारण भी ऐसा होता है। और जैसे जैसे हम और उत्तर की ओर जाते हैं, आप हिमालय को पार करके, तिब्बत के पठार को पार करके अगर साइबेरिया क्षेत्र में चले जाते हैं, जैसे ये वाला जो क्षेत्र है साइबेरिया क्षेत्र, यहाँ पर समुद्र का प्रभाव बहुत कम हो जाता है, क्योंकि साइबेरिया समुद्र से काफी दूर पड़ गया। तो यहाँ पे सागर तट से ज्यादा दूर होने के कारण तापांतर धरती का सर्वाधिक पाया जाता है। साइबेरिया में धरती का, यहाँ हम कहें कि विश्व में सर्वाधिक तापांतर दर्ज किया गया है। रात और दिन के बीच का जो तापमान है उसके अंदर अंतर सर्वाधिक साइबेरिया में दर्ज किया गया, क्योंकि ये समुद्र से सर्वाधिक दूर है। लेकिन अगर हम केरला की बात करें या कर्नाटका की बात करें,
जो समुद्र के नजदीक क्षेत्र होते हैं वहां पे जो तापांतर होता है वो सबसे कम दर्ज किया जाता है। तो जो क्षेत्र समुद्र तट के नजदीक होते हैं वहां पे समकालीन जलवायु होती है, और जो समुद्र तट से दूर होते हैं वहां पे विषम जलवायु पाई जाती है, विषम जलवायु पाई जाती है। तो सम जलवायु और विषम जलवायु जो है वो सागर तट से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो उसी हिसाब से होती जाती है। तो ये तो समुद्र तट से दूरी जो है वो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। तीसरा कारक कौन सा है अगर हम बात करें तो वो है सागर तली से ऊंचाई। सागर तली से ऊंचाई, सागर तली से ऊंचाई किस प्रकार से किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अगर हम ये बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे कि समुद्र की जो तली है या सी लेवल है जिसको हम डेटम कहते हैं, सी लेवल से जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं तो उसके कारण भी जो जलवायु है उस पर प्रभाव पड़ता है। अब कैसे पड़ता है हमें ये चीज समझनी है। जैसे कोई भी स्थान है, जैसे ये समुद्र है और ये कोई स्थलखंड है, इसको हम लोग डेटम मानते हैं या सागर तली मानते हैं। इससे जैसे हम लोग ये स्थल है यहां पे हम लोग किसी भी स्थान की ऊंचाई जो मापी जाती है वो सागर तली से मापी जाती है, डेटम से मापी जाती है। भारत में समुद्र की तली को मापने के लिए कई जगह इस प्रकार के शोध स्थान है। भारत की जो वर्तमान में ऊंचाइयां जो मापी जाती है वो चेन्नई से मापी जाती है। चेन्नई जो है तमिलनाडु में, यहां से जो है वो समुद्र की तली का निर्धारण किया जाता है। तो सागर तली यानी कि समुद्र की तली वैसे तो स्थिर नहीं होता, यानी कि पानी ऊपर नीचे होता है, ज्वार भाटा जिसको हम बोलते हैं, लेकिन उसका ऊंचाई नीचाई का जो अनुपात होता है उसको हम सी लेवल या डेटम बोलते हैं, और उसी को आधार मान करके हम ऊंचाइयां मापते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो चेन्नई के समुद्र तल को आधार मान करके मापी जाती है। तो यहाँ पर हम अगर ऊंचाई की बात करें कि किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो हम लोग जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे ये सागर तली है और हम लोग ऊंचाई की ओर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। जैसे ये जो क्षेत्र है यहाँ हम लोग मान लिया 0 मीटर हो गया और यहां से हम लोग 165 मीटर ऊंचा जाते हैं। सागर तली से 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है कम होता है। तो ऊंचाई पर जाने पर जो है वो 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री कम होता है, फिर 165 और जाता है तो 1 डिग्री और कम हो जाता है। मान लिया कि यहाँ पर जो तापमान है यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 29 हो जाएगा। 165 मीटर और चले जाते हैं तो यहाँ पर 28 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से जो है वो सागर तली से 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान का घटना कहलाता है तापमान का सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। इसे बोलते हैं तापमान की सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। यानी कि 165 मीटर पर 1 डिग्री, या हम यूं कहें कि 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री तापमान जो कम होता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं तापमान कम होता जाता है। इसका उदाहरण है हमारा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का जो महान हिमालय श्रेणी है उसकी ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज्यादा है, उसके कारण वो सारा साल बर्फ से ढकी रहती है। लेकिन भारत के उत्तरी मैदानों में तापमान उस टाइम पे ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे हम उत्तरी मैदान से हिमालय में जाते हैं ऊंचाई की ओर, शिवालिक हिमालय तापमान कम हो जाता है, मध्य हिमालय और कम हो जाता है, और महान हिमालय में जाते हैं तो क्या होता है और कम होता जाता है। तो जैसे भी हम मान लिया कि ये हमारा जो है ये मैदानी भाग है, इसके बाद में जैसे ये शिवालिक हिमालय है तो यहाँ पर अगर 30 डिग्री है तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। इसके बाद में ये जैसे महान हिमालय है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और ये महान है तो यहाँ पर तापमान है वो माइनस में चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते जाते हैं तो तापमान क्या होता है कम होता जाता है, और ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तापमान में कम पाए जाने का कारण क्या होता है
वो यही होता है सामान्य ताप ह्रास दर। जैसे राजस्थान के माउंट आबू में न की झील है वो जम जाती है और जिले राजस्थान की नहीं जमती, उसका कारण भी क्या है? ऊंचाई पर तापमान का कम होना। राजस्थान का माउंट आबू पर्वत है, वहां पर भी तापमान कम पाया जाता है, उसका कारण भी क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई पर जैसे जैसे बढ़ते हैं तो तापमान का कम होना जो होता है, तो ऊंचे ऊंचे क्षेत्र जो होते हैं वहां पर जो है वो इस प्रकार से तापमान कम पाया जाता है या जलवायु ठंडी पाई जाती है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो किलिमंजारो पर्वत है वो हालांकि भूमध्य रेखा के नजदीक पड़ता है और वो उष्ण कटिबंध में है, तो वहां पे गर्मी पड़नी चाहिए, लेकिन किलिमंजारो पर्वत की चोटी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। उसका कारण क्या है? सागर तल से ऊंचाई अधिक होना। तो ये कुछ उदाहरण है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य कारक जो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, जैसे उच्चावच, या हम कहते हैं स्थलाकृति। किसी भी स्थान पर या किसी भी क्षेत्र में उच्चावच किस प्रकार का पाया जाता है? धरातल है, अगर नीचा क्षेत्र मैदानी भाग है तो जलवायु गर्म पाई जाएगी, अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो जलवायु ऊंचाई होने के कारण ठंडी पाई जाएगी। इसी प्रकार से अगर पठारी धरातल है तो वहां पर अलग जलवायु पाई जाएगी। तो धरातल जो है वो वहां पर उच्चावच कैसा है? मैदानी है, पर्वतीय है, पठारी है, मरुस्थलीय है, वो भी क्या करता है? किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कारकों की, वो है धरातल की बनावट कैसी है? धरातल की बनावट कैसी है, ये भी क्या करता है? किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे अगर हम बात करें कि धरातल जो है वो रेतीला है या धरातल चट्टानी है, अगर धरातल जैसे रेतीला है किसी भी स्थान का, बनावट जैसे मिट्टी है और बालू मिट्टी है, कण बड़े हैं, तो वहां की जलवायु दूसरे जो बारीक मिट्टी होती है उसकी अपेक्षाकृत 2 से 3 डिग्री जो है वो गर्म मिलेगी। जैसे राजस्थान का थार का मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ की बालू मिट्टी है, बालू मिट्टी के कण बड़े होते हैं, ये सूर्य किरणों को जल्दी अवशोषित कर लेते हैं, उसके कारण तापमान जो है वो ज्यादा होता है। और रात को जैसे सूर्य की किरणें जो है वो या सूर्य छिप जाता है तो उसके बाद में जल्दी जल्दी जो बालू मिट्टी है वो ठंडी हो जाती है, उसके कारण रात को जो मिट्टी है वो ठंडी हो जाती है, तो वहां पर तापांतर ज्यादा पाया जाता है। अगर किसी क्षेत्र में जो मिट्टी के कण है वो अगर छोटे हैं, बारीक है, तो वहां पे वो धीरे धीरे गर्म होती है और धीरे धीरे ठंडी होती है, तो तापमान में अपेक्षाकृत जो है वो प्रभाव पड़ता है। तो वो मिट्टी जो है वो ठंडा क्षेत्र होता है, लेकिन जहां पे बालू मिट्टी पाई जाती है वो अपेक्षाकृत क्षेत्र जो है वो गर्म पाया जाएगा। तो धरातल की बनावट जो है वो कैसी है, वो भी प्रभावित करती है। इसके अलावा वनस्पति आवरण, किसी भी स्थान पर वनस्पति का आवरण कैसा है वो भी जलवायु को प्रभावित करता है। अगर धरातल में वनस्पति ज्यादा है तो वहां की जलवायु अपेक्षाकृत ठंडी पाई जाएगी, आर्द्रता ज्यादा पाई जाएगी, वायु के अंदर नमी की मात्रा ज्यादा मिलेगी, वर्षा जो है वो ज्यादा होगी। अगर धरातल पर वनस्पति आवरण नहीं है, वनस्पति विहीन क्षेत्र है, तो वहां की जलवायु शुष्क और उष्ण या गर्म ज्यादा पाई जाएगी। इसका उदाहरण है राजस्थान का थार का मरुस्थल, वहां पे वनस्पति कम होने के कारण जो जलवायु मई जून के महीनों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि वहां पे जो है वो नमी नहीं होती वायु के अंदर और वनस्पति आवरण कम होने के कारण ऐसा होता है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की, तो भारत के संदर्भ में हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को प्रभावित करने में सबसे बड़ा रोल जो है वो, अगर हम बात करें सांस रेखा सागर तट से दूरी या ऊंचाई के बाद में अगर हम बात करें तो हिमालय पर्वत है। भारत की जलवायु के ऊपर हिमालय का बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे एक किस प्रकार से अगर हम बात करें तो हिमालय जो है वो भारत के उत्तर में एक दीवार की भांति काम करता है। जैसे हम लोग देखें कि हिमालय जो है वो उत्तर भारत में किस प्रकार से तो हिमालय की जो श्रेणी है वो इस प्रकार से पाई जाती है। तो हिमालय जो है ये क्या करता है कि एक तो तिब्बत के उस पार जैसे साइबेरिया रूस का क्षेत्र, वहां से आने वाली जो शीतकाल में ठंडी पवनें हैं उनको भारत आने से रोकता है, सबसे बड़ा काम करता है। दूसरी बात, जो मानसून पवनें आती है उनको रोक करके भारत में वर्षा करता है। तो भारत जो है वो कृषि पर आधारित होने का कारण भी क्या है? हिमालय। तीसरी बात, हिमालय की ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी रहती है, यहाँ से हजारों नदियां निकलती है, ये नदियां भारत के मैदानी क्षेत्र को सिंचित करती है, वो भी क्या है? कृषि में जो है वो इसका योगदान है। तो हिमालय पर्वत भारत के संदर्भ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हिमालय ना होता तो भारत की ये जलवायु नहीं होती,
यानी कि भारत एक कृषि प्रधान देश नहीं होता। तो इसका कारण भी क्या है, हिमालय पर्वत है। राजस्थान में अगर आप संदर्भ में बात करोगे तो अरावली पर्वत जो है, ये अरावली की जो वर्तमान में पहाड़ियां हैं, ये भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अरावली की जो स्थिति है, इसकी जो दिशा है वो प्रभावित करती है। इस प्रकार होने के कारण राजस्थान का पश्चिमी भाग जो है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में तब्दील हो गया और यहाँ पे वर्षा कम होती है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी से मानसून पवनें जो आती है उनको ये रोक लेता है अरावली, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में तो वर्षा करता है, लेकिन उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है वो सूखा रह जाता है। उसका कारण है अरावली, और जो अरब सागर की मानसून पवनें आती है उसके समानांतर गुजर जाती है, उसके कारण राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती। तो अरावली की जो स्थिति है या अरावली की जो दिशा है वो भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। लेकिन भारत के संदर्भ में बात करें तो हिमालय जो पर्वत है वो यहाँ की जलवायु को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख कारक है जो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो ये जो कारक है उसमें सबसे बड़ा कारक है अक्षांशीय विस्तार, जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। सागर तक से दूरी, भारत का दक्षिणी भाग समुद्र के प्रभाव के कारण तीनों ओर सागर से घिरा होने के कारण सारा साल एक जैसी जलवायु पाई जाती है, लेकिन उत्तर भारत में समुद्र का प्रभाव कम होने के कारण गर्मियों में गर्मी ज्यादा और सर्दियों में सर्दी ज्यादा पड़ती है। सागर तल से ऊंचाई जो है वो किसी स्थान की जलवायु प्रभावित करती है। हम समुद्र तली से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो 165 मीटर पर 1 डिग्री कम हो जाता है तापमान, जिसे तापमान की सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। ऊंचावच यानी स्थलाकृति, धरातल मैदानी है तो अपेक्षाकृत गर्मी ज्यादा पड़ेगी, धरातल पठारी है या पर्वतीय है तो गर्मी कम पड़ेगी, ऊंचा होगा तो ऊंचावच भी प्रभावित करेगा। धरातल की बनावट कैसी है, अगर बालू मिट्टी या रेतीला धरातल है तो वहां की जलवायु अपेक्षाकृत गर्म और शुष्क होगी। अगर जो है धरातल पर अगर मिट्टी के कण छोटे हैं तो वो अपेक्षाकृत जो है वो बालू मिट्टी की बजाय जो है थोड़ी ठंडी होगी। वनस्पति आवरण अगर ज्यादा है तो वहां की जलवायु जो है वो नम होगी और वहां पे वर्षा भी ज्यादा होगी। इसी प्रकार से वनस्पति विहीन अगर क्षेत्र है तो जलवायु शुष्क और गर्म होगी। हिमालय पर्वत भारत के संदर्भ में जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने पढ़ा भारत की जलवायु, और जो भारत की जलवायु होती क्या है, हम लोग कहे जलवायु और मौसम में अंतर क्या होता है। किसी भी स्थान की जलवायु की हम बात करते हैं तो जलवायु जो होती है विस्तृत क्षेत्र में वायुमंडलीय दशाओं का एक लंबे समय का योग होता है, लगभग 30 से 35 वर्ष या WMO के अकॉर्डिंग 31 वर्ष की वायुमंडलीय दशाओं का योग होता है। मौसम किसी भी कम क्षेत्र की दैनिक या अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का योग होता है। मौसम और जलवायु जो है वो इनमें बड़ा फर्क होता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले ये कुछ प्रमुख कारक है। आगे का जो है वो हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।